हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आए हुए हैं। देखिए, हम आप लोगों को पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूं कि ये सभी क्वेश्चन 2023 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, तो ये था लुई 16वां का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। लुई 16वां क्या हो जाएगा, लुई 16वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक जो था मॉन्टे अस्क्यू थे, मॉन्टे अस्क्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। बोल रहा है यह किसका कथन है जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब यह बोल रहा है किसका कथन है कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी देशों को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये है मेटरनिक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का। मेटरनिक का है। किसका है, मेटरनिक का है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जर्मनी एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी एकीकरण जो हुआ ये हुआ 1851 को। कब हुआ, 1851 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फेडरिक सोरियू कौन था। फेडरिक सोरियू जो था एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे 1893 में। कब गए थे, 1893 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो चोरी चोरा का हिंसात्मक घटना जो हुआ 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। अगर आपको पूछ लिया जाए कि चोरी चोरा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के किस जगह पे, तो उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये गोरखपुर का ही महात्मा थे। गोरखपुर के ही मठ के क्या थे, महात्मा थे। तो ये गोरखपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919, तो मतलब यहाँ 1919 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का मतलब होता है काला कानून। क्या हुआ, काला कानून जो पास हुआ था वो पास हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसी दिन 13 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। बोल रहा है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। तो वंदे मातरम गीत जो है ये लिया गया था आनंद मंठ से। किससे लिया गया था, आनंद मंठ। और वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आ जाइए, बापू किसे कहा जाता है, तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ गया 11 बोल रहा है समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्तता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव हो गया और दूसरा अजैव हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती किया जाता है। तो ये उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड में। ये सेट नंबर 1 में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। बोल रहा है पूर्वी तट के नदी पर डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये जलोढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। बोल रहा है किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो स्वतः जुताई वाला मृदा कहा जाता है काली। किसको, काली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। पूरा इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो सीधी भागीदारी नहीं करता है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। वन जीव पशु विहार का
परिसीमन, वन जीव पशु विहार का क्या हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 8%। कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 8% हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि भारत वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत वन्य जीव अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये तो झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। बोल रहा है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो ये गुजरात। सरदार सरोवर बांध जब भी कभी भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो गुजरात में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, बोल रहा है औसत आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय और प्रति व्यक्ति की गणना तो ये किया जाता है, जैसे एक फार्मूला होता है, औसत आय बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे देश की कुल आय। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर क हो रहा है। देखिए देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या, बाकी क्या है, गुना जोड़ घटा। तो गुना जोड़ घटा ये तीनों गलत है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आ जाइए 22 पे। 22 बोल रहा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक जो प्रयोग करता है प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। बोल रहा है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय साधन का उदाहरण जो है ये क्या है? नवीकरणीय साधन का मतलब होता है कि वो हमें मिलते रहेगा। क्या रहेगा? मिलते रहेगा। तो ये जल है, क्या है? जल। बाकी पेट्रोल, कोयला ये क्या है? खत्म होने वाला है। क्या है? खत्म होने वाला है। भूमिगत जल क्या होगा? ये मिलते रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं भिन्न या परस्पर विरोधी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए वो रामू एक किसान है। रामू एक क्या है? किसान, जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया। बोल रहा है रामू एक किसान है, उसने क्या किया, अधिशेष गेहूं मतलब अधिकतर गेहूं को उसने क्या किया, एक मिल मालिक आटा को 10 रुपये प्रति केजी से दर से बेच दिया। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये किलो की दर से बेच दिया। अब वो मिल मालिक ने किया, एक बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये केजी से क्या किया, बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी व तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाया। अब देखिए यहाँ 3 लोगों का प्रयोग हो रहा है। रामू एक किसान है, उसने 10 किलो रुपये क्या किया, उसने अपना गेहूं के आटा को बेच दिया। और उसके बाद वो मिल मालिक ने क्या किया, उसे 15 रुपये बिस्कुट कंपनी वाले को दे दिया। फिर आगे बोल रहा है बाजार उपभोक्ताओं को 80 रुपया में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद गन्ना का उपयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य को लिया गया। अब देखिए यहाँ तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य लिया जाएगा। तो देखिए ये गेहूँ बेचा रामू ने, उसके बाद वो मिल मालिक ने बेचा आटा, और वो आटा फिर किसको बेच दिया, वो बेच दिया एक बिस्कुट कंपनी को। तो बिस्कुट का 4 पैकेट बन रहा है। बिस्कुट का क्या बन रहा है, 4 पैकेट बन रहा है। तो बिस्कुट का 4 पैकेट बन रहा है, तो सकल घरेलू उत्पादन में किसका मूल्य लिया जाएगा, बिस्कुट का मूल्य लिया जाएगा, क्योंकि गेहूं से चला गया आटा और आटा से लास्ट में क्या आया, बिस्कुट पे। तो मूल्य किसका लिया जा रहा है, बिस्कुट का लिया जा रहा है। 80 रुपया 20 रुपये प्रति पैकेट, तो 20 रुपये प्रति पैकेट जो लिया जा रहा है वो बिस्कुट का लिया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि विनिमार्न
की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो विनिर्माण का क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? ये हो जाएगा द्वितीयक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ग, द्वितीयक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? बोल रहा है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। मतलब अनीता एक साड़ी की दुकान में क्या करती है? काम करती है। उसके बाद बोल रहा है जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब उसको छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। मतलब बोल रहा है कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ उसको छुट्टी नहीं मिलता है, वहाँ छुट्टी लेने का अधिकार नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी नर्स है, उसको कुछ दिन वर्ष में छुट्टी मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? तो देखिए किसका संगठित और किसका असंगठित है। देखिए अनीता जो है एक साड़ी के दुकान में, तो अनीता का हो गया असंगठित, अनीता क्या हो गया? असंगठित। और सीता हो गया संगठित, क्योंकि सीता जो है वो फिक्स काम है उसका, वो सरकारी नर्स है और जब तक वो 60 साल का ना हो जाएगी तब तक वह रिटायर नहीं होगा। और अनीता एक साड़ी दुकान में है, अगर मालिक चाहा तो उसको निकाल भी सकता है। तो क्या हो गया? अनीता असंगठित और सीता संगठित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। बोल रहा है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो होता है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले से ही शामिल। ये क्या होगा आप अच्छा से समझ लीजिए कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य होता है। जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया, आटा हो गया, बिस्कुट हो गया, कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो उस सामान में मेरे से जीएसटी वगैरह सब कुछ जोड़ लिया जा रहा है। जीएसटी वगैरह सब कुछ क्या कर रहा है? जोड़ लिया जा रहा है। तो ये पहले से शामिल रहेगा, पहले से क्या रहेगा? शामिल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? बोल रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? ये है कि अगर आप सरकार बेरोजगार हैं तो सरकार आपको 100 दिनों के लिए काम देगी। साल में कितना? 1 साल में 100 दिनों के लिए काम देगी। अगर आप नरेगा के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत आप अपना पंजीकृत करवा लेते हैं तब 100 दिनों के लिए क्या देगी? आपको काम देगी। तो ये हो गया, ये लागू जो हुआ 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 में। अगर आपको 100 दिन काम नहीं मिला तो आपको बैठे बैठाए पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको काम मिल रहा है तो 100 दिन काम करना पड़ेगा। तो ये क्या 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 पे। बोल रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को जो शामिल किया जाता है तृतीयक क्षेत्रक में। किस क्षेत्रक में? तृतीयक क्षेत्रक में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 31, थोड़ा आगे बढ़ गए हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। बोल रहा है संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? तो बोल रहा है संघीय शासन व्यवस्था में निम्न में कौन असत्य है? देखिए जो असत्य है ये हो जाएगा घ। आपको समझा देते हैं कि अदालतों का संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, ये जो है संघीय शासन व्यवस्था निम्न में असत्य है। बाकी ये सब सत्य है, बाकी ये सब क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत है 40। कितना है? 40 है। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में तमिल को राजभाषा जो घोषित किया गया, क्वेश्चन नंबर कितना? 33 है। ये हो आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पे। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1960। क्या हो जाएगा? 1960 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो टोटल 22। कितना हो जाएगा? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। बोल रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए राज्य जो है उपराष्ट्रपति हो ये सम्मिलित है, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत जो है सरपंच मुखिया ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर क सुमेलित नहीं है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। भारतीय संघ जो है राष्ट्रपति नहीं, ये होगा प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाइए। 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था, तो ये नेपाल में। कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है, तो बोल्विया जो अवस्थित है ये चारों ऑप्शन गलत है, ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। हम चारों तरफ इसको खोज के देख लिए, इसका आंसर गलत है, ये होगा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा, बोल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा फेडेकोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जो है दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति का है। देखिए ये असत्य है। हम आप लोगों को सेट नंबर 1 में बताए थे, जब कभी भी दबाव समूह का बात आया तो वह असत्य लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य लाइन हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी दबाव नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। बोल रहा है कि नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, तो ये हो जाएगा राजा वीरेंद्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, राजा वीरेंद्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम टोटल 40 क्वेश्चन को देख लिए। हम इस चैनल पे लगातार मॉडल सेट का सीरीज चला रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप क्लास 8 से 12 के बीच में हो, 8 से 12 के बीच में हो, ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक यहाँ मिल जाने वाला है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।